टेल अस समथिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ क्रिकेट एंड पीसीबी। मैच फिक्सिंग की बात करें कि पीसीबी उसमें क्या अपना शेयर लेता है? आपको क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना पड़ेगा। जैसे ही अब्दुल कादिर आए तो वो साहब कहते हैं ये क्या कर रहा है कादिर, अगर इमरान है इतनी दूर से भाग के आ रहा है तो ये क्यों नहीं दूर से भाग के आ रहा, इसको ना इस तरीके से स्वीप नहीं मारनी चाहिए। अभी कट मार रहा है, उस कट और स्वीप का नहीं पता कि स्वीप शॉट जो है और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। दिस इज अ काइंड ऑफ हैबिट टू रोमांस द स्टोन। सो व्हाट अबाउट योर रोमांटिक इंडेक्स? मेरी अम्मा कहती है मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, मेरा बाप कहता है कि नहीं ये थानेदार बनेगा, मेरा भाई कहता है नहीं ये क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, ये क्रिकेटर बनेगा। डू यू थिंक ये चेक एंड बैलेंस था कि वो घर से ये कह के पाबंदी दे के करा रहे हैं कि तूने इधर नहीं जाना और तूने उधर नहीं जाना, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हम सबको सब जगहों पे जाते हैं। वी शुड कोट दिस कि अगर वुमेनाइजिंग आज एक सिन है तो क्या ये 6000 इयर्स अगो वाज़न्ट इट सिन? कल्चर ये डिसाइड कर रहा है कि तुमने किससे शादी नहीं करनी, लेकिन कल्चर ये पाबंदी नहीं लगा सकता कि तुमने ये काम ही नहीं करना। 1500 साल में हमारा मुआशरा क्यों नहीं बना? शादियों में देख लें, मज़हब आपका कुछ कहता है, शादी पे आप कुछ कर रहे हैं, मज़हब कहता है दहेज ना दें, आप इतना दहेज दे रहे हैं। अब मज़हब कहता है जी आप ये शादियाने ना बजाएं, कब्रों पे ना जाएं, आप लोग जा रहे हैं। ये सक्सेस है क्या? प्रोसेस है कि डेस्टिनेशन है? तो डेस्टिनेशन तो कतन भी नहीं है, ये तो प्रोसेस का नाम है। एक अगर करप्ट आदमी ऊपर आ जाए ना तो पूरी की पूरी कौम को करप्ट कर देगा। इस बार पीसीबी ने तकरीबन 7000 मैचेस करवाने का सोचा है, मुख्तलिफ स्कूल्स का और इस जूनियर लेवल का। मोटे लोग जो हैं वो कोई बहुत बेहतर फैसले नहीं कर पाते हैं। मतलब सबसे आसान बिकने वाली चीज़ है और वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाहिलियत होगी, हम हजूम हैं, कौम तो है नहीं। इन योर लाइफ 2 days नेवर कम, वन दैट इज़ गॉन एंड द वन दैट इज़ कमिंग। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. Find your clarity. I'm your host Khavar, and with us our co-host none other than Sir Babar Ayub. Assalamu alaikum sir. Welcome to the show. And our today's podcast topic is basically how physical health impacts mental health. And for that purpose, we have someone with us who is basically doing and basically have done a lot of work around that mental wellness. And he's basically a member of PCB's elite panel as referee. He's also a nutritionist, and basically it might take an hour like to introduce him, but let's jump right in and to know more what he is doing. Sir Khalid Jamshed. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? Alhamdulillah ठीक sir. है, खुश हैं? Shukr Allah ka, alhamdulillah. I want to add a few more lines in your honor. I think Sure. he deserves. Khalid Jamshed is a multifaceted personality, as a banker, as a sportsman, first class cricketer, corporate trainer, PCB elite panel member, and a nutritionist. So all the areas are very different and moving into the different directions, and we will just try to we are thrilled in a way, and we'll try to recollect everything and try to put it in one direction, how you think and how you manage yourself in being a part of so many areas in life. So thank you very much, Khalid. बड़ा अच्छा लगा और आई थिंक हमारी बड़ी enthusiastic and very powerful discussion is on the way today. हाँ श्योर, व्हाई नॉट। हम आज बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे। और जैसे भी मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि देखो मेरे लिए ये इस ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ऑथर भी हूँ। 2 किताबें जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं होलिस्टिक वेलनेस पे भी आ गई हैं और बल्कि अब तो 1 साल हो गया उसको, और वो रीडिंग्स पे पढ़ी है और साथ में फिर आपकी फिरोसन्स पे भी पढ़ी है। और अभी मेरा एक जो जो रिसेंट जो अभी नॉवल आ रहा है अगले महीने, वो ट्रांसजेंडर पे है, फिक्शन है। तो ऑन द फेट ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान, हाउ वी डोंट टेक देम एज ह्यूमन बीइंग्स। खैर, तो मेरा इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि एजुकेशन में जाऊं तो अंग्रेज़ी में एमए किया, उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल सेक्टर में मुकाबले के इम्तहान में नौकरी मिली तो फिर एमबीए किया। कहीं पे सीएसएस में 2 बार ट्राई किया, दोनों बार एलोकेशन नहीं हो सकी, पास हो गया। कोई 5 के करीब जो है वो ग्रेड 17 18 की नौकरियां छोड़ी।
और फिर लंबा अरसा अखबारों में काम किया एज ए जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट के तौर पे, फीचर राइटर के तौर पे। तो मेरा काम लिखने पढ़ने का ही रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं अखबार को अरसा दराज पहले छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं एक मुकाबले के इम्तहान में एक फाइनेंशियल सेक्टर में आया, तो मुझे फिर वो उस तरफ से निकलना पड़ा। तो इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि डाउन द ईयर्स मैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा रहा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। फिर समवेयर डाउन द लाइन मुझे महसूस हुआ कि यार, शायद चूंकि मेरी लिटरेचर की बैकग्राउंड थी, इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैं इस फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऑब्वियसली जो आपको पैशन नहीं हो, मेरा पैशन था लिखना पढ़ना, मेरा पैशन था एज ए जर्नलिस्ट, मेरा पैशन था एक मीडिया पर्सन के तौर पे, मेरा पैशन था स्पोर्ट्स कि जिसमें मैं बहुत अच्छे लेवल की क्रिकेट खेला। तो फिर एक डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट रहा जो नॉर्मली लोगों को रहता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आप कहाँ पे खुश हैं, कहाँ पे आप जो है वो आपको एक मेंटल जो आपको बैलेंस मिलता है। तो फिर मैंने अपने आप को करियर ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। मैंने फिर न्यूट्रिशन की जो है वो एडवांस लेवल्स में चला गया, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4। उसके साथ-साथ फिर मैं हायर जो दुनिया की जो सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो मैंने वहाँ से फिर एडवांस सर्टिफिकेशंस भी ले ली। उसमें हार्वर्ड पब्लिशिंग स्कूल भी है, हेल्थ पब्लिकेशन स्कूल, उसकी भी सर्टिफिकेशन फिर मैंने ले ली। फिर यहाँ से लम्ब से मैंने वो सर्टिफिकेशन ली। फिर मुझे हुआ कि चूँकि मैं इस न्यूट्रिशन को इस लेवल पे पढ़ा हूँ, इस लेवल पे एज़ न्यूट्रिशनिस्ट जो प्रैक्टिस शुरू की है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एक साइकोलॉजी की डिग्री भी होनी चाहिए। वजह ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किस तरीके से करेंगे कि भई मुझे अगर किसी का वज़न कम करना है, किसी का लाइफ़स्टाइल बेहतर करना है, एज़ लाइफ़ कोच, एज़ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे उसका मेंटल जो है माइंडसेट भी उसका चेंज करना है। उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने अ, दाखिला ले लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, एमएससी साइकोलॉजी में। और उसके साथ फिर मुझे एक मौका मिल गया कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी से वर्चुअल उसकी कोर्सेज़ की, उसमें डर्बी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की। फिर मुझे लेवल 7 जो है वो काउंसलिंग में और साइकोथेरेपी में मैं लिया। चाइल्ड साइकोलॉजी में लेवल 7 किया। उसके अलावा बेतहाशा वो हैं जो मुझे मुझे पढ़ने लिखने का शौक था। तो मैंने कहा अपने आप को ग्रो करना है, सेल्फ एक्चुअलाइज़ करना है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से ज़्यादा, थोड़ा-सा ज़्यादा आपको आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो फिर साथ में चूँकि क्रिकेटर था, तो फिर पीसीबी के साथ लगा रहा, जुड़ा रहा एज़ एलीट मैच पैनल ऑफिशियल। तो ये मेरी ज़िंदगी का है कि अब मैं एक वेलनेस काउंसलर के तौर पे कर रहा हूँ, जो मेरी होलिस्टिक वेल-बीइंग पे एक जो बुक है। तो ये इंसान के उन एक्शंस पे है, इंसानी ज़िंदगी के उस एरिया को डिफ़ाइन करता है कि जिस पे पूरी की पूरी हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस जो है वो खड़ी है, हमारी वेलनेस जो है वो खड़ी है। चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे फिज़िकल है, चाहे मेंटल है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल है, आपकी सोशल है, आपकी जितने भी फाउंडेशन है वो 7, 8, 9 उन पिलर्स पे खड़ी है। अच्छा, हाँ। आप थोड़ा-सा इसको डाइवर्ट करते हैं कि बे बे बेशुमार एरियाज़ हैं, many areas in your life you have been trying to, explore, and you have actually got something out of it. So this is a kind of habit to romance the stone. So what about your romantic index right now? This is one of the, देखिए, रोमांटिसिज़्म मेरा वेलनेस के साथ है, ह्यूमन वेलनेस के साथ है। अगर आप दूसरी रोमांटिसिज़्म की बात कर रहे हैं, तो वो एक दूसरा एरिया है, उसको बाद में no, डिस्कस करें। don't you think that that is also part That's part of it. That gives you satisfaction, that gives you a boost, that motivates you. बहुत how, सारे how you use that area while you are on the way to do something, to meet people and all, because I know that the habit, this very critical habit you have
of romancing the stone, and you must have broken many hearts, and then you must have felt very satisfied out of that experience. So this is something on a very positive note, and I want a candid response that this exercise in life, which you have been through, the eyes, the body expressions, the facial expressions, the tone of your voice, and everything, it says a lot about your romantic career as well. Yeah, to a huge degree, that could be, there could be something. अगर मैं इससे मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक कर दूँ, इफ आई गिव इट अ ट्विस्ट, फिर मैं कहूँगा ओके, आई लव माई wife a lot and she's everything for me and to me. तो वो भी एक, that will be paradoxical. So still that is there. Romance has so many forms, so many shapes. आप उसको कहीं भी, आपको you can take it any way you feel like. ये रोमांस है, वो आपका किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है. मैं एम वेरी रोमांटिक अबाउट माई बुक्स, एक्सट्रीमली रोमांटिक अबाउट माई बुक्स. आप मेरे घर में देखोगे तो किताबें आपको ऐसे मिलेंगी कि हर जगह पे आपको किताबें मिलेंगी. Where do you take this energy from, this passion and That has been uh, one of my oldest habits. But since my very early days in life, maybe मैं कहीं पे क्लास 6 में था, तो जब से मैंने ये जितने भी ये नॉवेल्स वॉवल थे इंग्लिश लिटरेचर के, इन इन एब्रिज फॉर्म, तो मैं तब से ही मैं माई वाज इन लव विद देम. कि मैं, वो याद है कि अभी पिछले दिनों इनके साथ एक बात चल रही थी, फिरोज संस वालों के साथ, तो उन्होंने मेरी किताबें वहाँ पे रखी अपने, तो जब मैं गया हूँ तो आई वाज इमोशनली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो मैं था कि मैं क्लास 6 में 7 में जब यहाँ पे माल रोड पे इनके बुक स्टोर पे आता था, तो मैं, इट टुक मी बैक इनटू ईयर्स कि यार वो इस उस जगह पे जहाँ पे मैं किताबों को ऐसे देखता था, अब मैं उसी जगह पे मेरी अपनी किताबें रखी जा रही हैं. तो दैट वाज अ सेंस ऑफ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. तो मैं अब कह लें कि रोमांस जो है, अब कमिंग बैक टू दैट वर्ड, दैट फ्रेज, दैट टर्म, तो है जिसको हर बंदे को करना चाहिए. so this is again taking over you? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. लेकिन इट हैज़ टेकन अ डिफरेंट फॉर्म नाउ, राइट? So with age and with time and with so many experiences and exposure, you tend to be different than what you used to be. Experience How be did different. you actually cope with the controversy of, idealism and reality through the journey of your life, from being the child, a child who belongs to a very, uh, orthodox area of Pakistan, and you belong to Gamoki, No, I'm basically from Lahore. basically from Lahore, but that rich That, area that was, yeah. a lot many, unforgettable memories with you. वो ओवरऑल बचपन में देखें जितनी भी मेमोरीज होती हैं, अगर अब मुझे अगर पूछे कि भी आप व्हाट वुड यू लाइक टू बी, अगर आपको दोबारा, तो मैं फिर ये कहूँगा कि आई विल स्टिल बी द सेम. आई वुड लाइक टू बी माई ओन सेल्फ एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्मॉल मॉडिफिकेशंस. तो देखिए, आपका सवाल ये है कि किस तरीके से आइडियलिज्म और वो कंट्रोवर्सी है, रियलिज्म को आपने किस तरीके से जो है वो आपने या उस कोप किया, कॉन्ट्रडिक्शन में से कैसे निकले? को कोप किया. देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी, एक ग्राउंडिंग है, एक ड्रीमी सिचुएशन है, और दोनों ज़रूरी होती हैं. देखिए, अब यू ड्रीम अबाउट बिकमिंग समथिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी मैं से मेरा आइडियल कौन था, जी माजिद खान था. मैं कहूँ मेरा आइडियल कौन था, मैं कहूँ जी अच्छा जी मेरा इमरान खान था. या मेरा आइडियल कौन था जी, मैं कहूँ जी मेरा क्लिंट ईस्टवुड था. या मेरा आइडियल कौन था जी, मैं टॉम क्रूज था. तो मैं अगर कहूँ कि यार मैं वुड लाइक टू बिकम समवन लाइक देम, ये मेरा एक ड्रीम है. और इसमें कंट्रडिक्शन कहाँ पे आ गई, उस ग्राउंडिंग रियलिटी में, मेरे रिसोर्सेज के साथ, मेरे एनवायरनमेंट के साथ, मेरी अप्रोच के साथ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे वहाँ पे कहाँ पे जाना है. तो क्या वो सपोर्ट किया आपको उस इनिशियल ट्रेनिंग ने,
जो हमें घरों से मिलती है, मज़हब के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, हमारे कल्चर के एतबार से, कि उसके बाद आपने जब उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया ज़िंदगी में या नहीं किया? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन तो बिल्कुल हुई। देखिए, अब मैं हूँ, आप हो, कोई है। होता ये है कि वो जो कल्चरल और जो फैमिली आपका पैराडॉक्सेस हैं या प्रेशर्स हैं, पैराडॉक्सेस प्रेशर्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइक करियर काउंसलिंग है। मैं वो नहीं बना जो मुझे बनना चाहिए था। क्यों नहीं बन सका? मैं जब उस स्टेज पे था, मेरी अम्मा कहती मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। मेरा बाप कहता है कि नहीं ये थानेदार बनेगा। मेरा भाई कहता है नहीं ये क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, ये क्रिकेटर बनेगा। मेरा एक चाचा आया कहता है नहीं यार ये प्रॉपर्टीज वगैरह का हमारा है, तो कल को ये इसको वकील बनना चाहिए। तो मेरा ताया कुछ और का है, तो भाई वो कहता है वो बने, तो मैं खालिद जमशेद कहाँ पे खड़ा हूँ? मेरी अपना पैशन कहाँ पे है? मेरी अपनी डिज़ायर्स कहाँ पे है? मैं क्या बनना चाहता हूँ मेरे से तो कोई पूछे। तो वो जो करियर में एक सिलेक्शन में जो एक आ जाता है जहाँ पे आपको रोका जाता है, रोड ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं, उन रोड ब्लॉक्स को कौन करता है? आपकी फैमिली। और आपके आइडियल्स जो हैं उनको किल करने में या उनको उनको कहीं सप्रेस करने में वो लोग आ जाते हैं, चाहे वो सोशल प्रेशर में हों, चाहे अपने इंटरेस्ट में हों। वो देखो हर बंदा जो सोचता है ना वो ये सोचता है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? इसमें मेरा क्या मतलब है? एक बाप है वो सोचता है अच्छा यार मेरा पुत्र थानेदार बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी चौधराहट होगी। एक भाई है वो कहता है यार क्रिकेटर बनेगा तो उसको फेम मिलेगी, पैसा मिलेगा, मेरा नाम होगा, यार इसने अपने भाई के लिए बड़ा किया। मैं वकील बनूँगा, मैं लोगों को दबाऊँगा, लोगों को केस करूँगा, मेरी फैमिली वाले खुश होंगे देखिए। तो बात ये है कि आइडियलिज़्म और रियलिज़्म ये 2 बिल्कुल सेपरेट एरियाज़ हैं। और एक जो आपको ग्राउंड पे लेके आता है रियलिज़्म कहता है नहीं भाई तुम जो हो यहीं पे रहो। और आइडियलिज़्म मैं कहता हूँ कि मैं देखूँ कि मुझे आई हैव टू बी समवन लाइक माजिद खान, आई हैव टू बी समथिंग लाइक फलाँ, जो भी है। तो वहाँ पे फिर आके क्या होता है कि आपकी वो जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती, आपके सेल्फ में, आपके उठने बैठने में। और उसकी वजह ये कि जो आपका ड्रीम होता है वो आपका बेसिकली पैशन होता है। ये जो हम ओवर ग्लोरीफाइड स्टोरीज़ हमें मिलती हैं हमारे बड़ों से, जिसमें गुंजाइश कम होती है गलती की, हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। जबकि इन रियलिटी ये ख़ास तौर पे ये चीज़ मज़हब में बड़ी प्रैक्टिस होती है कि आपको मज़हबी तौर पे ऐसी शख्सियात के बारे में बताया जाता है, ऐसे माहौल के बारे में या ऐसी कल्चर के बारे में जो बड़ा आइडियल है। लेकिन जब आप रियल लाइफ़ में आते हैं, तो वो आइडियलिज़्म बड़ा बुरी तरह से ब्रेक होता है, उसका भूत टूट जाता है। और आप जब एक हार्श रियलिटी को लाइफ़ में फ़ेस करते हैं, उस इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन से आप ये समझते नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ या जो मेंटल ग्रोथ हमारी होनी चाहिए थी, जिस सतह पे और जिस स्पीड से, वो हम नहीं कर पाते हो। देखो यार बात ये है कि ये जो जितना झूठ बोला जाता है, किसी भी हवाले से, चाहे वो कल्चर में उस वैल्यूज़ के हिसाब से बोला जाए, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ फ्रॉड्स। ऐसे ही है ना कि एक हिस्टोरियन कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एक ग्लोरीफाई कर रहा है, दूसरा उसको विलन बना रहा है। तो होता क्या है कि अगर हम जिसको ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, हज़ारों कैरेक्टर्स तारीख़ के ऐसे हैं जो कल्चरल जिसको कल्चर ने बनाया, जिसको मज़हब ने बनाया। कल्चर किस तरीके से बनाता है कि एक बड़ी खूबसूरत किताब है, फेक हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री, कि किस तरीके से हीरोज़ को बनाया जाता है। दे आर नॉट बोर्न हीरोज़, दे आर मेड इनटू इनटू हीरोज़। तो उसका उसका क्या है कि लोग उसको इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि लाइक उसकी एक वो कैरेक्टर था ऑड्रे का, आ, वो एक उसका पूरा नाम क्या था, काला था, ब्लैक था। और ब्लैक तो नहीं मुझे कहना चाहिए वो क्योंकि वो बन जाता है रेशल एक रिमार्क बन जाता है। तो वो कहीं पे जा रहा था रेलवे स्टेशन पे न्यूयॉर्क पे, तो वो देखता है कि अपनी उसके साथ में 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। तो उनको अपनी नानी के उनके घर के छोड़ने जा रहा है। तो जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो उसको सीजर पड़ जाता है। अब वो रेलवे ट्रैक पे गिरा है, उधर से ट्रेन आनी है। वो जो ऑटरे है
ऑटरे क्या करता है कि ऑटरे छलांग लगाता है और उसको उठा के तो बाहर ले आता है। जैसे ही उसको सेटल करके निकलने लगता है, लोग अब देख रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या, एकदम से एक बंदा गिर गया, कोई नहीं आगे बढ़ता, लेकिन वो एक इंस्टेंटली छलांग लगा देता है, उसको बचा लेता है। जैसे ही अपनी बेटियों के साथ चलने लगता है, वो देखता है कि वो बंदा चला है, फिर लड़खड़ाया और एन ट्रेन के सामने गिर गया। उसने बच्चियों को छोड़ा और वहाँ पे उसने फिर दोबारा छलांग लगाई, और जैसे ही वो ट्रेन आ रही है, वो एक उसके नीचे एक जो गैप था, उसके अंदर जो बना हुआ रेलवे ट्रैक है, अब वो उसने उसको नीचे लिटाया और उसके ऊपर वो बंदे के ऊपर लेट गया। जेब से पेन निकाला और उसको मुँह में वो दे दिया कि इसके सीज़र की ज़ुबान ना काट दे। ट्रेन आई, कीं करके उनके ऊपर से गुज़री और रुक गई। वो बंदा आप उठा के देखेंगे, वो कहते हैं कि आज अमेरिका जिस जगह पे है, 2007 का वाक़या ही है। आज अमेरिका जिस पेज पे है, उस बंदे की वजह से है। क्यों? क्या क्या हुआ कि तब जो है वो प्राइम्स ऑफ मॉर्गेजेस का अमेरिकन इकॉनमी बहुत डाउन थी। प्राइम्स ऑफ मॉर्गेजेस थी, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल इतनी गिर गई, बैंक्स जो हैं बैंकरप्ट हो गए, इकॉनमी ख़त्म हो गई, अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज़ मुल्क बन गया। तो लेकिन वो लोगों ने जब उसको देखा, तो लोगों ने उसको विदिन नो टाइम नेशनल हीरो बन गया। नेशनल हीरो बना, तो लोगों ने कहा नहीं, हम भी, अब भी हम में ताकत है। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं सुपर ह्यूमन और सुपर मैन टाइप, ये अब भी अमेरिकन हमारे पास हैं। तो हम वो जो गिरी हुई कौम थी, आप उस पे रिसर्च कीजिएगा, आपको वो गिरी हुई कौम 2007 में उस इवेंट की वजह से वो दोबारा उस माइंडसेट पे आए कि नहीं, वी कैन फाइट बैक। So, in the light of this अच्छा, discussion, वो हम उस पे आ रहे थे कि वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हमेशा से रही है। कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मोटिवेट भी करें, झूठ आपको मोटिवेट भी करता है, बहुत सारे लोगों को के पकड़ा भी जाता है। लेकिन तारीख में इस तरीके से जैसे वॉर क्राइस होती हैं कि जंग लगी है और एक हीरो उठ के तो पूरी की पूरी तकरीर करता है और अपने वो जो जितनी भी तलवारें और भाले और जो भी हैं, उनके साथ ज़मीन पे मार के तो हू की आवाज़ें निकालते हैं। दे गेट चार्ज। अच्छा, ये जो फेक हीरोइज्म है, ये एक रियलिस्टिक आदमी के सामने जब हम स्टोरीज रखते हैं और ग्लोरीफाइड, तो ये आपका क्या ख्याल है, ये जेलसी क्रिएट नहीं करता? एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ जेलसी व्हाइल यू आर ट्रेडिंग ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस? देखिए, आप जो ओवर ग्लोरिफिकेशन की बात है, उस पे हम बात करते हैं कि हमारी तारीख में ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें बताया गया कि ये टोपियाँ सी के तो बादशाह थे इंडो-पाक के, तो ये टोपियाँ सी के तो ये जो है वो अपनी दिया भी जलाते थे, तो अपने घर में जो है वो अपने तेल का जलाते थे, सरकारी नहीं करते। ये सारे का सारा फ्रॉड है। आप तारीख उठाएँ, इतनी मसख़ शुदा आपकी, इतनी म्यूटिलेटेड किस्म की और इतनी हॉरिफाइंग किस्म की आपकी तारीख है कि, और हमारी इस्लामिक तारीख, और इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, भरी पड़ी है कि ये औरंगज़ेब था, ये नसीरुद्दीन था, ये फ़लाँ था, ये बाबर था। आपकी तारीख भली पड़ी है कि एक भाई जो है चारों भाइयों को, किसी को अंधा कर रहा है, किसी को बाजू काट रहा है, किसी की टांगें काट रहा है। एक भाई जो इस्लाम का सबसे बड़ा चैंपियन है और हम उसको इतना ओवर ग्लोरीफाई किया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे, देखिए हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, मज़हब को हमने किस तरीके से बुरे तरीके से इस्तेमाल किया। हमने तो मज़हब को जो है मिसयूज़ किया है। टू दिस वेरी डे, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं 2025 में, आज 18, 19, 20 तारीख है, क्या तारीख है? तो आज के दिन में भी हम 1000 साल पहले चले जाएँ, 1500 साल पहले चलें, 1000 साल पहले चले जाएँ, तो आप तब से लेके आज तक, 1000 साल से लेके अब तक आप देखेंगे, आपको मिस ग्लोरिफिकेशंस और ओवर ग्लोरिफिकेशन, और उसने ये किया, उसने ये किया, तो इस इज़ फुल ऑफ ब्लडशेड, खालिद फुल ऑफ साहब, ये ब्लड। कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं वो माज़ी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ऑब्वियसली जितनी स्टोरीज़ हैं, ग्लोरीफाइड स्टोरीज़, वो सारी माज़ी से उनका ताल्लुक है। फिर आप उसको डिकोड नहीं कर पाते। यानी अगर आप उसको रिसर्च भी करना चाहें तो आप रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऑथेंटिक कोई प्रूफ्स नहीं है। लेकिन जब आप अपना ज़ाती एक्सपीरियंस लेते हैं, कलेक्शन ऑफ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होती है। फिर क्या ख़्याल आता है,
आपको या हमें क्या ख्याल आना चाहिए कि हम अपनी नई जनरेशन को कैसे रेज़ करें कि वो इस कॉन्ट्रडिक्शन से बच के किसी ठीक डायरेक्शन में आगे मूव कर सकें? देखिए, तारीख तो तारीख है। हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और मज़मून के तौर पे पढ़ाते हैं। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जो आपके वेस्टर्न काइंड ऑफ स्कूल्स हैं यहाँ पे, वो के सिलेबस तो वही है, पुराना ही सिलेबस है जिसमें इंडो पाक की हिस्ट्री वही पढ़ाई जा रही, इस्लामिक हिस्ट्री वही पढ़ाई जा रही और ये चलती रहेगी। अनटिल एंड अनटिल इस पे आप जो भी आपने करना है, क्योंकि आप हिस्ट्री से डिटैच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रियलिस्टिक उसको करना पड़ेगा। आपको ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है, इसको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। वरना देखिए, आप आइडियलिज़्म क्या क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ। सम फ्यू डेज़ बैक एक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की। उसने कहा, यार एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा बताओ। कहते मेरा बेटा है 16-17 साल का, तो वो ना मज़हब से बहुत दूर चला गया। वो जैसे ही कोई सुनता है ऐसी चीज़, तो वो उसके मुँह से आउल-फाउल निकलता है, तो वो किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। तो क्या वजह है? अब वो मेरा जो दोस्त है, ही हैज़ सीन सम वेरी गुड डेज़। पिछले 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली और तो वो कहता है अम्मा उसकी जो है वो तहज्जुद गुज़ार भी है, 5 वक़्त की नमाज़ी भी पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती रहती, तस्बीह भी करती। तो क्या मतलब वो चीज़ है? वो क्यों ऐसा हो गया? बागी क्यों हो गया मज़हब से? और मैंने कहा ये तो सिंपल एक वो है, हो जाता है बच्चों में, हो जाता है जब ग्रो कर रहे हों, तो उनकी ज़रूरियात जब पूरी नहीं हो रही होती। लाइक मेरी उम्र एक 16 साल, ये मेरे बेटे की उम्र 16 साल है। उसको कहता है उसकी कंपनी एक बड़ी अम, अ, उन दोस्तों के साथ है दे आर वेरी रिच। तो जब उनको देखेगा उनके पास वो फलां भी है, गाड़ी भी है, वो हैवी बाइक भी है, ये फलां भी है, तो मुझे तो कहेगा कि मुझे ये 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ वाली गाड़ी लेके दें, या मुझे ये जो 40-60 लाख वाली जो बाइक है वो मुझे लेके दें। तो जब मैं नहीं लेके दूंगा तो फिर कहेगा कि ये जो मेरी माँ दुआएं कर रही है, ये कहाँ पे जा रही हैं? किसको गड़गड़ ये गिड़गिड़ा के माँग रही है, जो सुनता ही नहीं है। तो इस सारे की जो बेस है वो फिर हकीकत में अगर देखा जाए तो ये वो जो फॉल्स ट्रेनिंग्स हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन योर कल्चरल मैसेजेस एंड ऑल दैट, अगर ये सारी चीज़ें ट्रेंड करके हमने हमारी नस्ल को भी पागल किया, फिर हम जो अगली नस्ल आ रही है उसको भी यही मैसेजेस दे के उनको पागल कर रहे हैं, तो हम मुस्तकबिल को फिर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए यानी अगर अगर आप इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेंगे, आधे बच्चे हमारे 67% इज द यूथ इन पाकिस्तान बिटवीन 18 ट्रू, एंड 35। ट्रू, अच्छा, उसमें से आधे सो रहे हैं, आधे जो हैं वो अपना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो बागी होने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी राइट। लेकिन लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। ये एक ऐसी दुनिया में हम ज़िंदा हैं जहाँ पे डायरेक्शन का फुकदान है। तो क्या इसमें जब रिग्रेट नहीं फ़ील करते पेरेंट्स कि ये यार हमने क्या कर दिया, क्या सोचते थे और क्या कर बैठे हम? देखिए, माँ-बाप जो हैं दे गो विद द स्ट्रीम, जो चल रहा है मुआशरे में, वो उसके साथ ही चलना शुरू कर देते हैं। नहीं, यू एज़ अ पेरेंट डू यू थिंक द सेम वे? नो, अ, सोचते हैं, करते हैं और डूएबल जो एक्शंस हैं वो भी लेते हैं। लेकिन नहीं, बच हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते अगर हैं कि हमें हम ये उनको पता गाइड है कर कि सकें। रियलिटी ये है तो फिर हम क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं या आप डिसाइड नहीं करते हैं, जिनको मुआशरा डिसाइड करता है, जिनको एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि बाबर, आपके जो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किस तरीके से जो है वो टैकल करें। एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट ने हमें दे दी है कि वो हम उस बच्चों पे वो कर्फ्यू लगा ही नहीं सकते। हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके सेफ्टी के लिए चलें, कहें कि अच्छा जी 2 घंटे इस्तेमाल कर लो, 4 घंटे इस्तेमाल कर लो। लेकिन कब, कहाँ, कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता। यू जस्ट कांट बी अ पुलिसमैन ऑल द टाइम। नहीं, तो आपको याद है खालिद साहब, जब हम बच्चे थे, तो क्या हमारे माँ-बाप ये सोचते थे कि हम इनके ऊपर पहरा हैं? एक मिनट मेरी बात सुनें। लेकिन क्या उनको प खबर होती थी कि हम क्या कर रहे हैं?
देखिए हमने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी, अपने मर्जी के लोगों से मिले, अपनी मर्जी की महफ़िलों में बैठे, हमने सब कुछ वो किया। और अगर हम आज के बच्चों को कहते हैं कि ये चीटिंग कर सकते हैं, तो क्या हमारी जनरेशन ने चीटिंग नहीं की? आ, की है, चीटिंग की है, लेकिन उस वक़्त जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा था। लाइक आप डू यू थिंक कि ये चेक एंड बैलेंस था कि वो घर से ये कह के पाबंदी दे के करा रहे हैं कि तूने इधर नहीं जाना और तूने उधर नहीं जाना, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हम सब जगहों पे जाते थे। वो जाते थे, लेकिन उसमें देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ, पिछले साल का इस साल के साथ कभी कंपेयर ना करें। पिछले दिन का आज के साथ कभी कंपेयर ना करें। वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं, आप देखें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या थी? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो कुछ भी नहीं थी। ना किसी के पास बाइक थी, ना साइकिल था, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का इतना कोई आसान था। तो आज आके तो कहाँ पे जाना होता था? आस-पास कहीं न कहीं, सिनेमा कहीं पे चले गए दोस्तों के साथ छुप के, या स्कूल से बंक मार के, कॉलेज से बंक मार के तो कहीं पे चले गए। तो वो जो उन पे एक पुलिसमैन का कैरेक्टर है, वो हमें वो अब नहीं हम वो कर सकते हैं। उसकी अ, बहुत सारी अ, मैं यही इमोशनल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या इमोशनल हमारे चीज़ें पेरेंट्स कर सकते थे जिसका वो दावा करते हैं, वो भी नहीं कर सकते? देखिए, ये मैं ये जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ह्यूमन इमेजिनेशन की जो इंडिपेंडेंस है, ये आप कोई मुझे 1000 साल पहले या 4000 साल पहले की भी कोई कहानी सुनाएं, ये इसको कब कोई मॉनिटर कर सका है, कब कोई इसके ऊपर जेनिटर बन सका है? यानी ये एक फेक ये होता रहा है, फेक इंप्रेशन नहीं है देखिए कि हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। देखिए अभी बहुत पहले की बात नहीं है, चंद साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, या सेकंड वर्ल्ड वॉर या उसके बाद की बात है, 70s की बात है। इसी मुल्क में 2 साल पहले तक आपके साथ वो किया जाता था, या 1 साल पहले तक वो किया जाता था, जो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब दैट हैज़ बिकम अनस्टॉपेबल, द सोशल मीडिया। कहाँ पे वो मतलब बड़े-बड़े हैवी वेट किस्म के लोग हैं, हैवी वेट किस्म का नेटवर्क है, दे हैव फेल्ड। उसको कंट्रोल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आई जस्ट वांट डोंट वांट टू नेम समबडी सम इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से जो है, अब वो ज़माना नहीं है कि केजीबी कहीं न किसी को कंट्रोल कर रहा है, या कोई एजेंसी किसी को कंट्रोल कर रही है, या यहाँ पे या इंडिया में या कहीं और पे। अब वो चीज़ नहीं है। अब चीज़ जो है वो अपने सिस्टम से निकल गई। अब इंडिपेंडेंस जो है वो उसका वो पैरामीटर्स नहीं है जो कभी हमारा था, जो 1 साल पहले था, जो 2 साल पहले था, जो पिछले साल था। आप कह रहे हैं कि अब की जनरेशन उतनी लिबरेट नहीं है, उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है इन एक्सरसाइजिंग देयर इंडिपेंडेंट है, ओवर इंडिपेंडेंट है, ओवर इंडिपेंडेंट। ओवर इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा ख्याल है कि हम ओवर इंडिपेंडेंट नहीं थे। ये हमारा ख़्याल है ना, हमें ये बताया गया है कि भई आपके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ थी, वालिद साहब सामने आते थे तो आप नज़रें झुका के बात करते थे। या इस तरह के जो एब्सोल्यूट। वो रिस्पेक्ट के देखिए, जो मोहल्ले में आप हाँ, निकलते थे ना, हाँ। कहीं पे कंचे खेल रहे हैं, कहीं पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आस-पास का जो पड़ोसी भी आ जाता था ना बड़ा, तो वो भी आपको डाँट के अंदर भेज देता था, चलो भागो अंदर। नहीं, डू यू थिंक कि ये जो एक हम दिखा रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और जब हम उनसे जुदा होते थे, अपनी लाइफ़ में वापस जाते थे, तो क्या हम उस सिनफुल प्रोसेस ऑफ लाइफ़ में से बच जाते थे? जब वो हमारे सामने नहीं होते थे? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये एक दिल को बहलावा देने वाली बात नहीं है कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और हम में बुराई नहीं थी? देखिए, आप जबकि ये बुराई या ये जो रास्ते निकालने, रास्ते ढूँढने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड कोट दिस कि अगर वुमनाइजिंग आज एक सिन है, तो क्या ये 6000 इयर्स अगो वाज़न्ट इट अ सिन? देखिए, इससे कौन रुकता था? ये भी कल्चर डिसाइड करता है। ये भी आपको बताऊँ कि नहीं, जो ठीक है, ये आपके कल्चरल लॉज़ वैल्यूज़ है। हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कल्चरल होती हैं। कर दिए। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंस है ह्यूमन बीइंग की, क्या वो खाना खाने से रुकता नहीं है? वो सोने से रुकता नहीं है? तो क्या वो फिज़िकल इंटरैक्शन से रुक जाता है बिकॉज़ कि हमारा कल्चर उसको अलाउ नहीं कर रहा? देखिए, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हाँ, नेचुरल नीड है। आपको जहाँ भी मौका मिलेगा, तो आप वो ज़रूर करेंगे। आप वो कारनामा आप दिखा ज़रूर देंगे। करेंगे। हाँ। लेकिन चूँकि वही बात कि जो एनवायरनमेंट है, वो डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है, आपका कल्चर डिसाइड करता है
कि डूज एंड डोंट्स जो हैं वो कौन डिसाइड करता है। अब देखें कि आपके अपने मज़हब में, चले दिस विल बिकम समथिंग कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे मज़ाहब में इस तरीके से था कि बेटा जो था माँ के साथ शादी कर लेता था। ग्रीक कल्चर में था, रोमन कल्चर में था, इवन द ओल्ड हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर में था, अपनी बहनों के साथ शादियाँ कर लेते थे। और क्यों? नेचुरल इंस्टिंक्ट था ना, एनिमल इंस्टिंक्ट जो है इट्स ऑलवेज़ इट हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर। तो उसमें वो उसको बुरा नहीं माना जाता कि कल्चरल था। नहीं, वो आप फ्राइड की सेक्स एंड ड्रीम थ्योरीज स्टडी करें, आपने डेफिनेटली पढ़ी है। तो उसमें तो वो इस तरह की जो टैबूज़ हैं उनको डिकोड करता है और उसके पीछे ह्यूमन इंस्टिंक्ट और बेसिक नीड्स की बात करता है। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड में भी यही बातें होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि कल्चर ये डिसाइड कर रहा है कि तुमने किससे शादी नहीं करनी। लेकिन कल्चर ये पाबंदी नहीं लगा सकता कि तुमने ये काम ही नहीं करना। कल्चर लगाता है पाबंदी, कल्चर आप पे लगाता है पाबंदी, वरना अगर आपको इजाज़त दे दी जाए कि आप इस तरीके से फिरें और उस तरीके से फिरेंगे। अगर आपको कहा जाए कि कल्चर कहता है कि यार ये ओपननेस जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है, तो पार्कों में भी इस तरीके से कर लें, वो भी होगा। नहीं तो अगर कल्चर इज़ अलोइंग इन द वेस्ट, इन द अमेरिका, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट यू आर फ्री टू डू। देखें बट दे आर नॉट डूइंग ऑल टुगेदर द सेम थिंग। वो ये हमारे मुआशरे की बीमारी नहीं है। आपका खालिद साहब क्या ख्याल है कि देख ये वो कॉन्ट्रडिक्शन और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम पे पाबंदी लगी हुई है और हम ये काम ज़्यादा करते हैं? देखिए जब मुआशरे जो हैं वो बन रहे होते हैं, तो अभी हमारा मुआशरा जो है फुली इवॉल्व नहीं हुआ। जब सर, ये एवोल्व 1500 साल में हमारा मुआशरा क्यों नहीं बना? उसके बेशुमार हिस्टोरिकल यानी अगर उन्होंने 600 साल में मुआशरा बना लिया है, तो हमारी वीकनेस क्या है कि हमने 15 देखिए, सालों में मुआशरा तशकील उसने नहीं दिया। उन्होंने उस मुआशरे ने ये तो नहीं मैं कहता कि उस पादरी से जल्दी जान छुड़ा ली, लेकिन उसको जल्दी पता चल गया कि इसमें कितना इस पादरी की बात में कितना सच है, कितना झूठ है। उन्होंने बहुत जल्दी ये फैसला कर लिया कि ह्यूमन फ्रीडम क्या है। उन्होंने बहुत जल्द देख लिया कि इंसान को अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेशन के लिए क्या-क्या करना है। उनको जल्दी पता चल गया कि नॉलेज जो है दैट इज़ पावर। उनको जल्दी पता चल गया कि नॉलेज इज़ डोमिनेशन। उनको एजुकेशन की ताकत का पता चल गया। उनको घोड़ों पे बैठ के तलवारों के साथ लड़ने का एक हद तक उनको नुकसान हुआ। लेकिन फिर देखें कि 15वीं 14वीं सदी से जब शुरू हुआ उनका टेक ऑफ, उसके बाद जो है वो कहाँ पे गए? क्यों? उन्होंने आपके माइंड को फ्री छोड़ दिया। अपने स्टेट ने अपना काम किया, लोगों ने अपना काम किया, पादरी ने अपना काम किया। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस अभी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अभी बात हुई कि उन फैक्टर्स में एक कल्चर का फैक्टर हमारा इंडो-पाक का जो कल्चर है, अभी तक कौन से आपकी जो प्योरिटी है इस कल्चर में, अभी तक इवॉल्व हो रहा है। शादियों में देख लें, मज़हब आपका कुछ कहता है, शादी पे आप कुछ कर रहे हैं। मज़हब कहता है जहेज़ ना दें, आप इतना जहेज़ दे रहे हैं। अब मज़हब कहता है जी आप ये शादियाने ना बजाएँ, कब्रों पे ना जाएँ, आप लोग जा रहे हो। वो जो डायकॉटमी है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन द थॉट एंड बिटवीन द एक्शन, बिटवीन द बिलीफ एंड बिटवीन व्हाट यू डू, उसमें आके तो फिर क्या होता है कि मुआशरे जो है ना बिगाड़ की तरफ उसमें चले जाते हैं। मैं एक्सपेंशन में तो नहीं, लेकिन डायकॉटमी में ट्रू। चले जाते हैं। आई वांट टू ऐड समथिंग, लाइक हम सही और गलत में स्टक है, हया और बेहयाई में स्टक है। ना हम उस साइड पे ना इस साइड पे। काफ़ी देर पहले ना मैंने एक कोट पढ़ी थी, लॉस्ट बिटवीन इमेंसिटी एंड एटर्निटी। तो अभी भी ना वो मेरी व्हाट्सएप की वो जो अब स्टेटस सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना, वो अभी भी एडिड है। मेरे ख्याल से 5-7 साल पुरानी बात होगी। तो मुझे यही लगता है कि हम ना प्योरली इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ना हम प्योरली वेस्ट वाली साइड को जो फॉलो कर रहे हैं। हम दरमियान में स्टक हैं। हम तब से डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें चाहिए क्या। ना ही हमें बड़ों ने जो वो उस तरह से ट्रेन हमें कर सके कि यार ये सही चीज़ है, ठीक है। हमें जस्ट वो जो एक होता है ना, एक बैरियर वो क्रिएट कर दिया हुआ है। तो अब हमें नहीं पता चला अभी तक। दैट्स व्हाट आई बिलीव। देखिए ये भी एक बड़ा क्रूशियल एक फैक्टर है कि हमने मज़हब को जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मज़हब को हमने एक सिर्फ़ रिचुअल तक कन्फ़ाइन कर दिया। देखिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं, मैं नमाज़ ख़त्म की,
उसके बाद मैं किसी दूसरी राह पे चला गया फौरी तौर पे। तो क्या उसमें कितनी कंट्राडिक्शन है, कितना पैराडॉक्सिकल है कि एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि ये करें, ये करें, ये करें, और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ये इस तरीके से मेरी दुआ कबूल, और दूसरी तरफ मैं फौरी तौर पे किसी और साइड पे चला जाता हूँ। तो हमारी सोसाइटी में जो मज़ाहब हैं, वो डिटरमिन करते हैं आपके सक्सेस और फेलियर के रूल्स भी। अगर आप ये काम कर रहे हैं, सर्टेन एक्ट ऑफ रिचुअल्स ऑफ़र कर रहे हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं कर रहे तो आप अनसक्सेसफुल हैं। जबकि इन रियलिटी दुनिया में आपको जीने के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की रिक्वायर्ड भी है, इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास वो जो आपकी लिबरेशन है, आपकी जो लिबर्टी ऑफ थॉट है, दैट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड विद फुल पैशन एंड पीस व्हेन यू हैव द सपोर्टिव मटेरियल, यू हैव द बग्स इन योर पॉकेट। आप अपने एक्सपीरियंस की नज़र में कैसे देखते हैं कि सक्सेस क्या है? इज़ इट डेस्टिनेशन और दिस इज़ अ प्रोसेस? देखिए, सक्सेस की जहाँ तक बात करते हैं तो पहले तो आप डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ सक्सेस। तो सक्सेस को आज तक तो कोई डिफ़ाइन नहीं कर सका। ये भी एक ऑलमोस्ट एक सब्जेक्टिव मैटर है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और होगी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। बाबर साहब के लिए कुछ और होगी, किसी और के लिए कुछ और होगी। तो उसके पैरामीटर्स पे उस हिसाब से डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक आपके लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल जो हेल्थ है, तगड़ा पैसा है, वो आपकी एक एक हो। मेरे लिए हो सकता है वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ हो, मेरे लिए मेरा पार्क हो, मेरे लिए मेरी सेहत हो, और किसी के लिए कुछ और हो सकता है। ये डिफरेंट बंदे के लिए है। तो जहाँ तक वो उसकी आप बात कर रहे हैं कि जी जो है आपका जो सवाल है कि सक्सेस है क्या? प्रोसेस है कि डेस्टिनेशन है? तो डेस्टिनेशन तो कतई भी नहीं है। ये तो प्रोसेस का नाम है। देखिए, डेस्टिनेशन ये है कि आपने एक सफ़र शुरू किया और आप यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आप स्टक हो गए? नहीं, आप फिर एक गोल अचीव करने के बाद अगले पे चले गए। फिर आप अगले पे चले गए। ज़िंदगी जो है वो डायनामिक है, लाइफ़ इज़ डायनामिक। वो एक जगह पे रुकने का नाम नहीं है। तो आपका जो है वो जो सक्सेस है वो प्रोसेस का नाम है। किस तरीके से आप आए, किस तरीके से आपने मेहनत की, किस तरीके से फ़ोकस किया, किस तरीके से आपने नॉलेज को जो है एक्सपैंड किया, किस तरीके से लर्निंग एंड डेवलपमेंट में गए, किस तरीके से अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की, कहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे नहीं आप रुके हैं। एक कंटीन्यूअस एक प्रोसेस का नाम है। अच्छा, डाइव डीप एंड लिंक सक्सेस विद पीस ऑफ माइंड। इज़ पीस ऑफ माइंड स्टैटिक? देखिए जी, आप इसमें 2 थियरीज़ हैं और दोनों सही हैं कि एक तो ये है कि आप पीस ऑफ माइंड किस चीज़ से ले रहे हैं। पीस ऑफ माइंड को अगर देखें तो वो एक बैलेंस का नाम है। पीस ऑफ माइंड जो है वो दैट इज़ बेसिकली द द स्टेट ऑफ बैलेंस। अब किस चीज़ का बैलेंस है? अब बैलेंस आपके इमोशंस का है। आपका बैलेंस किसमें है? आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट का है। आपका बैलेंस किसमें है? आपके रिलेशनशिप का है, सोशल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप्स का। आपका र आप आप आपका जो बैलेंस है वो किसमें है? आपकी फिज़िकल उसमें है। आपका जो बैलेंस है वो किसमें है? आपके माइंडसेट में। तो जो बेसिकली जो है ये एक बैलेंस स्टेट ऑफ बैलेंस है, जिसको हम मेंटल पीस कहते हैं। और उसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे अभी बात हुई कि कई लोगों के लिए कई लोग कहते हैं, अच्छा यार, और वो बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि एक्सेप्टेंस का नाम है। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा? अब मुझे पता है कि यार ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं भाई, बेशुमार हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मेरा पीस ऑफ माइंड कहाँ पे गया? जब मुझे पता है कि ये मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? पीस ऑफ माइंड इस चीज़ से आएगा कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यार दैट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। Up you fall and you get up. You fall and get up. You just walk and crawl and run and all that stuff. तो पीस ऑफ माइंड क्या है? वो बैलेंस है इस चीज़ का कि आपने रियलिटीज़ के साथ ज़िंदा रहना है। आपने इस चीज़ के साथ ज़िंदा रहना है कि यार, अगर मैं ये सोच लूँ, अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो भाई मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं रोता रहूँ कि मैं नहीं पहुँचा, मैं नहीं पहुँचा। मुझे एक्सेप्ट करना है। किसमें? उस मेरी सोच में, जैसे पहले कहा, एक ड्रीम में और एक रियलिटी में, कि
आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ दैट इज़ स्टेट ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस क्या है, आपके ब्रेन का तभी आएगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये मुआशरे में ये चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं रोज़ रोना शुरू कर दूँ कि यार यहाँ पे हड़ताल हो गई, अभी आया था तो यहाँ पे किसी ने प्रोटोकॉल लगा हुआ था, आधा घंटा बाहर खड़ा होना पड़ा, तो बेतहाशा लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। तो लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये इसका तो हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि जो पीस ऑफ माइंड है, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इट मीन्स सब्जेक्टिव है, दैट इट इज़ मीन्स समथिंग to me and there is another meaning which is drawn by you and somebody else, तो एक्चुअली पीस ऑफ माइंड होता ही नहीं है। यानी अगर रियलिटी में देखें, अगर मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, प्रोफेशनल करियर है, उसमें मुझे जब तक चैलेंजेस नहीं मिलते थे, मुझे पीस ऑफ माइंड ही नहीं होता था। दैट मीन्स कि आई हैव टू बी रेस्टलेस, आई हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, आई हैव टू हैव दिस स्लीपलेस नाइट्स एंड आई हैव टू रीच समवेयर दैट ड्रीम पोजीशन। तो अगर आप इस सारे तनाजुर में देखें कि पीस ऑफ माइंड क्या है, तो एंड ऑफ द डे फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स में बी और फॉर एटलीस्ट अ डे, you think that you are fallen into the peace of mind pond, but that is not peace of mind. इसका मतलब है ये बेसलेस एक स्टेटमेंट है। नहीं देखिए, जैसे ही बात हुई ना, आपने ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करना है ना, लाइक आप एक प्रोफेशनल हो, तो क्या एक मैं बड़ी सी आपको एक इसमें एक मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक साहब मर गए, 40, 42, 44 साल की उम्र थी। वेरी स्मार्ट यंग मैन, ह्यूज मैंशन, वेरी रिच मैन। तो वो 45-47 में मर गए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ छोड़ी, इतने बड़े घर छोड़े, इतना बड़ा बिज़नेस छोड़ा। तो बीवी ने क्या किया कि बीवी ने अपने शॉफर से, अपने ड्राइवर से शादी कर ली। तो किसी ने उससे पूछा कि हाउ डू यू फील नाउ? यू आर अ रिच मैन एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर द डेड मैन, और अब आप उसके मालिक बन गए हो। उसने कहा नहीं, आई वाज़ नेवर वर्किंग फॉर हिम, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी। अब देखें कि इसमें इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि वो बंदा जो मर गया 45-47 साल की उम्र में, इतनी बड़ी एम्पायर छोड़ के, उसने वो बैलेंस नहीं रखा ना अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया पैसा कमाने में, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, अपने बिजनेस की लुक आफ्टर, इधर ट्रैवलिंग, उधर ट्रैवलिंग। इवेंचुअली क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग ही डाइज, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? और वो बंदा जो उसका ड्राइवर है, गाड़ी चलाता रहा है, तो वो तो हमेशा सोचता रहा होगा कि यार ये कब मरेगा? मरता भी तो उसको कुछ ना मिलता। लेकिन जब उसने शादी की तो उसने कहा ये तो मेरे लिए कमा रहा था। ये जो बंदा मर गया है, तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी, कि इसने मुझे मेरी उसमें वेल्थ में इज़ाफ़ा किया है, मैं इसके लिए काम। तो बैलेंस जो है देखिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो या हो, तो पीस ऑफ माइंड कम्स विद द बैलेंस। और बैलेंस कहाँ से आता है कि जब ये सोच लें कि मैं 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे अपनी बीवी बच्चों को भी देने हैं, 2 घंटे अपने दोस्तों को भी देने हैं, 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे मैंने अपनी नींद को भी देने हैं, अपनी रनिंग और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को भी देना। तो वो जो टाइम है आपने देना है, तो वो दैट क्रिएट्स बैलेंस। अगर आप अंधाधुंध अगर अपने काम की तरफ भागेंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो क्या है सक्सेस? क्या है success? Is not about being rich or being having all that stuff. Success is being peaceful in whatever you have, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं दूं कि ये जो है अंधाधुंध भागना, ये कॉज करता है आपका जो डिस्टर्बेंस है आपके पीस ऑफ माइंड में। लेकिन दिस इज़ पॉसिबल, और चलें मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज़ 100% पॉसिबल, टू बट मच एक्सेस। दिस इज़ पॉसिबल। एंड ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं माशाल्लाह, और फिर उसके बाद आप पीसीबी के साथ अटैच हो गए और फिर आप एक बड़ा अच्छे लेवल पे आपने काम किया, आप स्पोर्ट्स को समझते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ क्रिकेट एंड पीसीबी। Interesting. देखिए, डार्क साइड तो हर जगह पे होती है। हर एक कोई भी इंस्टीट्यूट होगा,
कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी होगी, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, कोई भी बिज़नेस होगा, हर जगह पे डार्क साइड तो रहती है। ये आपकी सेक्सुअल हैरासमेंट्स क्या है, ये करप्शन क्या है, ये बैकडोर जो डील्स हैं वो क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन जो है एम्प्लॉइज़ की क्या है। हम 12 घंटे, 14 घंटे काम करवाते हैं और 6 घंटों के पैसे देते हैं, ये क्या है? तो मैं जब मैं व्हेन आई जॉइन्ड न्यूज़पेपर एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे जो लेटर मिला था, तो वो लेटर मिला था कि मिस्टर खालिद जमशेद विल वर्क 6 आवर्स डे एंड ही विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ मनी। होता ये था कि 6 घंटे का मुझे वो वर्किंग आवर्स है मेरे, लेकिन मुझे 16-16 घंटे काम करना पड़ा। सेठ मेरे से, मेरा अखबार जो था, मेरा जो एडिटर था, 16-16 घंटे भी काम लेता था। शीयर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हर जगह डार्क साइड हर जगह पे है। हाँ, अगर आप उसकी बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसमें डार्क साइड है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है अपने पर्सनल गेन्स के नहीं, लिए। इससे आगे बढ़ जाएँ, आप ये मैच फिक्सिंग की बात करें कि पीसीबी उसमें क्या अपना शेयर लेता है? नहीं, पीसीबी तो कोई इस तरीके से सोच भी नहीं सकता। अनऑफिशियली। नहीं, वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो दूर-दूर तक नहीं है। तो ये अगर ये शेयर नहीं लेते, तो फिर ये किस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं फॉर 5 इयर्स, फॉर 10 इयर्स कि वो टीम में भी मौजूद रहें, परफ़ॉर्म भी नहीं करें, शिकस्त भी खाएँ और जस्टिफाइड भी रहें? देखिए ये ये हौसला ये फ़िलॉसफ़ी क्या है इनके पास? एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये सोशल इशू है। आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो सबसे मोस्ट लवेबल स्पोर्ट इन पाकिस्तान। लोग इमोशनली इसके साथ कितने अटैच और कितना उसको हाईलाइट करते हैं, कितना उसको फ़ोकस में रखते हैं। अब क्या होता है कि मीडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ाद हो, एक बंदे को हम कहते हैं कि फलाँ प्लेयर को हमने बाहर रखा, बाबर आज़म को हमने बाहर कर दिया, टीम हार गई। तो जो ऑनस्लॉट है, द एवालांच ऑफ पब्लिक ओपिनियन, दैट इज़ अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट, दैट इज़ अगेंस्ट पीसीबी। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको वो फैसले करने पड़ जाते हैं, अपने रिवर्ट करने पड़ते हैं उनको। देखिए, पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स अपनी जगह पे हैं। जहाँ पे आप कहते हैं कि डार्क साइड, वो इंडिविजुअल एक्ट्स तो हैं, कहीं-कहीं पे कलेक्टिव एक्ट्स भी थे। आप रिसेंट पास्ट में अगर देख लें, तो वहाँ पे 2-2 4-4 6-6 लोग बिके और उन्होंने उसमें गए और जो भी पैसे उठाए। वरना ये जो स्मार्ट फिक्सिंग है, ये जो फैंसी फिक्सिंग है, इंडिविजुअल लेवल पे तो हो रहा है, अब भी हो रहा है और ये होता रहेगा, नहीं, तो किसी न किसी खालिद तरीके से। साहब, ये टीम उस लेवल पे परफ़ॉर्म करने के काबिल क्यों नहीं? इम्पोटेंट है? ये क्या इनके पास ट्रेनिंग की कमी है? या ऐसे लोग बार-बार ऐसे चेहरे हमारे सामने क्यों आ जाते हैं जो हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्टर है कि ये कभी परफ़ॉर्म नहीं करते, ये क्राइसिस में कभी परफ़ॉर्म नहीं करते और वो आप उनको 4 साल के बाद भी किसी वर्ल्ड कप में आप उन्हीं को देखेंगे। एक, परफ़ॉर्मेंस को परफ़ॉर्मेंस के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट लगती है मैच फिक्सिंग की और उस पे सटा होता है। लेकिन आप उनकी टीम को देखें, इंडिविजुअल्स को देखें, वो कितने टफ़ और कॉम्पिटिटिव हैं। वो कैसे प्रूव करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। मतलब हमारे तो यहाँ पे सबको दुआओं पे लगा देते हैं कि हम पहुँच गए हैं फाइनल में, अब हमें दुआओं की ज़रूरत है। तो सर, हमारी तो दुआएँ भी इतनी कमज़ोर हैं कि वो जीत ही नहीं पाते। अब बात ये है कि आप एक टैलेंट को टैलेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप कौन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस किस्म की नेगेटिविटी को? इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल साइड, मैच फिक्सिंग साइड, कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? आप कैसे 12 या 22 लाख रुपए का या 2 करोड़ रुपए का एक कंसल्टेंट रख लेते हैं, उसको हर महीने वो सैलरी भी देते हैं। आपके पास ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं। उनकी परफॉर्मेंस क्या है? और तो क्या ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्रिएट नहीं करता आप हमारे नौजवानों में कि एक बंदा यहाँ पे आया था 10 साल पहले, उसकी कोई वर्थ ही नहीं थी। अभी वो कहते हैं जी 104 करोड़ रुपए का मालिक है और वो गाड़ियों में फिर रहा है। तो जो एक बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्मर था, बड़ी अच्छी जिसके पास टैलेंट था, वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा। तो ये जो सारे मुआशरे को बीमार करने की ज़िम्मेवारी क्या इन सरकारी इदारों ने ली हुई है? खालिद साहब, ये तो बताइए ना। ये देखिए, ये ना फिर अगेन आ जाता है स्ट्रक्चरल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। तो हु इज़ रिस्पांसिबल? एक सुन लें, उसमें होता ये है कि एक अगर करप्ट आदमी ऊपर आ जाए ना, तो पूरी की पूरी कौम को करप्ट कर देगा, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को कर देगा, इंस्टीट्यूशन को कर देगा।
तो ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये इसमें सिर्फ एक बंदा नहीं है कि मैं कहूँ कि पीसीबी चेयरमैन जो है वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलां है, टमां है, या मैं कहूँ कि अच्छा जी जो ऑपरेशन टीम वर्क है। का जो हेड है, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर आपको कहूँ, मैं आई बीन राइटिंग टू पीसीबी, मैं एज मैच ऑफिशियल, बहुत सारी मेरी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें मैं हमेशा से पिछले 6 सालों से, 5 सालों से, मैं आई बीन ड्रमिंग ऑफ द फैक्ट कि आगे अंधेरा है, कोई टैलेंट नहीं है, आपकी गलतफहमी है, आप ऐसे कहते हैं बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा टैलेंट है इस मुल्क में जी, इसको ज़रख़ेज़ मट्टी है, वो कख भी नहीं है भाई। आपके पास कोई इंटरनेशनल स्टफ़ है ही नहीं। ये आखिरी शायद ये बाबर वगैरह हों, इसके बाद आपके पास कोई ऐसा, जितना मर्ज़ी कोई आके कह ले कि अच्छा जी ये नेगेटिव बात है, ये है ही नहीं भाई। आप मुझे एक बंदा ऑफ स्पिनर को दिखा दो इस मुल्क में। एक मुझे एक अच्छा लेग स्पिनर दिखा दो, एक मुझे तेज़ फास्ट बॉलर दिखा दो, एक बैट्समैन दिखा दो जो 50 ओवर खेलने के लायक हो। आगे है ही कुछ नहीं। बट डोंट यू थिंक ये थोड़ा-सा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब कमी है, आप कह सकते हैं? मतलब देखिए मैं इसको कहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में, हालाँकि इमरान खान था, खान साहब ने एक टेक्निकल गलती की, नहीं करना चाहिए था। गलती ये की कि उन्होंने जो फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर दिया। डिपार्टमेंट्स जो थे, जो हमें बहुत सारे प्लेयर दे रहे थे उस क्वालिटी के, वो आना बंद हो गया। बहुत सारे लड़के जो थे, जो ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास से जो नीचे वाला है, वो क्रिकेट छोड़ के तो कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई बाहर चला गया, तो कोई कुक बन गया, तो कोई बन गया। वो सारी की सारी जो नर्सरी थी वो ख़त्म हो गई। तो उनकी बात अपनी जगह पे थी कि ऑस्ट्रेलिया की लीग और है, वहाँ पे जो वो जो काउंटी है, वहाँ पे जो उनकी फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है, तो वहाँ से इतना कम्पेटिटिव है कि स्टेट्स खेलती हैं, सिटीज़ खेलते हैं। हमारे बचपन में ये जो अगर अगर से सेंट्रल मॉडल का और इसका खजाना गेट का अगर मैच है, तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते थे। प्रेशर में खेलने का मौका मिलता था। इसी तरीके से क्लब्स के भी मैचेज़ होते थे, तो बहुत सारे मतलब लोग आते थे। अब वो माहौल ख़त्म हो गया है। अब वो जो, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम चल नहीं सकता जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो यूके में है, जो साउथ अफ्रीका तो में। वन वर्ड यहाँ पे जो सिस्टम है उसको हमने डिस्टर्ब किया। उसकी वजह से पिछले 4 सालों में प्लेयर जो हैं वो क्वालिटी के आना बिल्कुल ही बंद हो गए, और अब आइंदा मेरा ख़्याल है इसको 5 साल और लगेंगे कि कोई न कोई प्लेयर जो है वो मतलब उसमें। तो एक लफ्ज़ एक जुमले में बताइए कि ये ठीक हो सकता है? देखिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हो वेयर इज़ सकता द है, विल? हो सकता है। विल इज़ नॉट डू वी हैव द विल? विल। अब आके उन्होंने एक शुरू किया है कि किस तरीके से हम स्कूल के लेवल से, यार मेरी बात सुने, जी। ओ भैया 3 मरले के स्कूल में कौन सी क्रिकेट टीम बनेगी, कौन सी ग्राउंड है? तो फिर ये इन्होंने क्या फिर किया? 5-5 मरले के स्कूलों में मोदी साहब कहाँ के से लिए हम क्या कर निकालें? रहे हैं? इसका मतलब है दे आर अगेन ट्राइंग टू टेक द रॉन्ग डिसीजन। और मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊँ कि इस बार पीसीबी ने तकरीबन 7,000 मैचेस करवाने का सोचा है, मुख्तलिफ स्कूल्स का और इस जूनियर लेवल का। अब 7,000 पे मैचेस हों या 2,000, चलो 2,000 भी मैच लगा लो, 1 मैच 1,000 मैच लग, उस पे कितना खर्चा उठेगा? उसमें से निकलेगा क्या? मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल बड़ी मज़े की देता हूँ। सम सम अ, 4 इयर्स बैक, एक तरफ तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं पीसी में ठहरे हुए हैं कराची में, और तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो सामने मूव एंड पिक में हैं, दोनों 5 स्टार। वहाँ से पूरे पाकिस्तान से जितने भी प्लेयर्स थे, ग्रेड 2 के भी, ग्रेड 1 के भी, फर्स्ट क्लास के भी, और उससे जो नीचे वाला, ऑफिशियल्स, अंपायर्स, प्लेयर्स, स्पोर्ट्स स्टाफ, पूरे का पूरा वहाँ पे तकरीबन पौने 3 महीने वहाँ पे रहे। ये मैं आपको तकरीब 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एक दिन का पीसी का खर्चा, एक कमरे का 32 से 34 हज़ार था। आप अंदाज़ा लगाओ कि वो जो 400 लोग ठहरे हुए थे पीसी में और शेरेटन में, मूव एंड पिक में, उन पे कितना खर्चा आया होगा। और अगर आज मैं देखूं, और उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके अपने घर में वॉशरूम भी नहीं है,
कोई केपी के वो पहाड़ों के ऊपर से आया है, कोई पंजाब के किसी हिस्से से आया है, कोई लाहौर से, मतलब ऐसे घर से आया, लेकिन उनको मौका मिला कहाँ पे रहने का, पीसी में, मूव एंड पिक में। कितनी देर, किसी को 2 महीने, किसी को 2.5 महीने, ये किसी तो सर इस कौन मौके से फायदा तो सुने ज़रा, और क्या नतीजा निकला, कितने प्लेयर निकले? अगर मैं गिन के कहूँ कि 5, तो शायद वो भी मैं गलत कहूँगा, 5 भी नहीं होंगे। तो पैसे खर्च किए, इतना सारा एंजॉय निकला। करवाया। तो कहने की बात तो ये ये है, कैसे होगा फिर? देखिए आपको क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना पड़ेगा। क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना बड़ा ही ज़रूरी है। हमारी मेन नर्सरी वो थी, लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे नहीं है। अब देखो ना कि एक ग्राउंड जो है शहर के अंदर, अब शहर के अंदर एक ग्राउंड जो है वो बनती है तकरीबन 32 एकड़ में, ठीक है? अब 32 एकड़ की कमर्शियल ग्राउंड जो है वो कितने की होगी? टू रन इनटू बिलियंस, है ना? तो कौन बंदा है जो पीसीबी को ग्राउंड बना के दे? वो प्रेफर करते हैं वहाँ पे कोई कॉलोनी वहाँ बन पे जाए। कोई ना कोई प्लाज़ा बन जाए, कॉलोनी बन जाए। हाँ, पहले हमारे बचपन में ये होता था कि घर से जैसे ही निकले, कोई ना कोई प्लॉट मिल गया, कोई ना कोई ग्राउंड मिल गई, कोई ना कोई पार्क मिल गया, उधर ही सारे के सारे लगे हैं। तो अब क्या है, अब मैं अगर मैं देखूँ कि मेरा बेटा जो है वो लाइक इधर डिफेंस में पढ़ता है स्कूल में, अब मैं उसको लेके आऊँ, 3 बजे छुट्टी हो, उसके बाद उसके नेट का टाइम हो, तो वो क्या करेगा? वो थका हुआ होगा, वो क्रिकेट में इतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो ग्राउंड्स जो हैं वो सबसे पहले तो वो हमारे पास अवेलेबल इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जो हैं उनका भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जो है नटशेल में नतीजा तो यही निकलता है आपकी गुफ्तगू से कि ये काम नहीं होगा। ये मतलब वी नहीं हो नॉट इन अ पोजीशन टू मैं आई गिव करेक्ट टू डोंट दोस्त। वांट टू साउंड नेगेटिव, मैं कहूँगा नेगेटिव, नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ हो सकता है, इन रियलिटी, हो सकता है, इन रियलिटी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो विजन की सकता, एफिशिएंसी और हो सकने की डायरेक्शन पकड़ना, देखो बात ये है, वो कैसे होगा? डायरेक्शन इसी तरीके से जिस तरीके से अभी इन्होंने स्कूल क्रिकेट शुरू कर दी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि स्कूल क्रिकेट में 3 मरले के मकान में कौन वो- सा ग्राउंड होगा? वो देखें, तो वो भी तो वेस्ट ऑफ मनी है। मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि चले कम से कम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक बीकन हाउस है, उनकी अपनी ग्राउंड है, सिटी स्कूल है, उनकी अपनी ग्राउंड है, लाइक अगर कोई बड़ा ग्रामर है, उनकी अपनी ग्राउंड है, सरकारी स्कूल भी इसमें आते हैं, उनकी अपनी ग्राउंड्स हैं। तो मैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी कर रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं कि ये स्टेप ले लिया इन्होंने, इनिशिएट कर ले लिया है, पिछले साल लिया, लेकिन इस बार उसको अग्रेसिव नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैलेंट हंट स्कूल चैंपियनशिप के नाम से उसको सिस्टम का, और उसमें ये कर रहे हैं कि अभी तक जो अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है कि बच्चों को जो है वो 100% स्कॉलरशिप का कर रहे हैं, कि बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप मिले, उनको किट्स और बैग्स और सारे का सारा चीज़ें मिलें, और हो सके तो कहीं न कहीं पे वो स्कूल और कॉलेजेस उनको बच्चों को किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली थोड़ा-सा सपोर्ट बट दें। अगेन लेट्स जस्ट से कि अगर हम हायर पोजीशन की बात करें, लेट्स जस्ट से चेयरमैन की बात करें, आई एम नॉट अगेंस्ट द करंट चेयरमैन, बट अगेन डू यू थिंक कि वो रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए? कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर देखो ये यार, रिलेटेड फील्ड? होना तो आइडियली तो होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब इंडिया में हम देखेंगे तो जो चेयरमैन बीसीसीआई हैं, तो वो कोई क्रिकेटर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती। आप मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, व्हेन आई वाज़ प्लेइंग, रादर व्हेन आई वाज़ वर्किंग विद द न्यूज़पेपर एज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो ये शायद उससे पहले का है, लेकिन चेयरमैन बोर्ड थे, जनरल साहब थे, तो कोई टीम आई, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, पीसीबी का। एक एंड से इमरान खान ने बॉलिंग शुरू की है, तो दूसरी तरफ से रिक्वायरमेंट थी, उससे उन्होंने अब्दुल कादिर को लगा दिया। अब सिर्फ इतना विजुअलाइज़ करें कि चेयरमैन इस तरीके से बैठा है और मैच देख रहा है, और साथ में उसके जो चमचे कटसे जो भी हैं वो बैठे हुए हैं, जो भी होंगे ऑफिशियल होंगे। तो जैसे ही अब्दुल कादिर आए, तो वो साहब कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है कादिर, भाऊ कादिर क्या कर रहा है? अगर इमरान खान इतनी दूर से भाग के आ रहा है तो ये क्यों नहीं दूर से भाग के आ रहा?
जो उसके ये साथ थे। चेयरमैन कह रहा है, पीसीबी चेयरमैन कह रहा है, अजहर, के एम अजहर। हम्म, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूँ। तो और भी एक वाक़या है, वो कि मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, तो आई वोंट बिच अबाउट हिम, लेकिन मैं उनकी भी बात करता हूँ कि एक स्पोर्ट्स एडिटर थे। ये मैं उन लिखने वालों की बात कर रहा हूँ। तो भाईजान तेरे पे पहुँचेगा तो माफ़ कर देना। तो जब मैं गया हूँ, अ, मेरी उसमें स्पोर्ट्स में इन्होंने कर दी, तो मैं बेसिकली एडिटोरियल के लिए उन्होंने मुझे ना स्पोर्ट्स में भेज दिया कि आप चूँकि स्पोर्ट्स फैन हैं, तो इसकी सर्कुलेशन के लिए भी आपने क्लब क्रिकेट के लिए करना है। तो मैं जैसे ही अपने केबिन में गया हूँ, तो मेरा जो स्पोर्ट्स एडिटर था, तो वो अब खड़ा है। तो बात चली अभी, तो मुझे कहते हैं, उसको ना इस तरीके से अब कट शॉट है, तो मुझे कहते हैं उसको ऐसे कट शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। तो मार वो स्वीप रहा था। मुझे नहीं, वो इसको ना इस तरीके से स्वीप नहीं मारनी चाहिए थी। अभी कट मार रहा है। उस कट और स्वीप का नहीं पता कि स्वीप शॉट जो है और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ही इज़ दी उनका नाम ले लीजिए, ही इज़ द हेड। अब बताइए। लव यू। तो उनको ले ले नाम, नहीं, काट देंगे। नहीं, प्यारा भाई है। बट अगेन मतलब कि अभी तो जैसे कहने की बात है, मावर साहब, स्टिल वर्किंग। नो, 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 ही लेफ्ट पाकिस्तान, फिर ठीक है। और वेरी लवली मैन, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन ऑब्वियसली मतलब ही वाज़ वेरी यंग, शायद हमसे भी 2 साल छोटा होगा उस वक़्त। तो लेकिन ये कि चूँकि उसकी स्पोर्ट्स कोई और थी, क्रिकेट की उसको नहीं उस वक़्त ओरिएंटेशन थी जितनी। तो कहने का मकसद है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और अगर बेड़ा गर्क करना है तो रॉन्ग मैन फॉर द राइट जॉब। यस। अच्छा, एक चीज़, आप चूँकि ट्रेन्ड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप पीसीबी के साथ और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ भी अटैच हैं। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है, ये इनके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं डाल सकता? और क्या इनकी जो ये जो न्यूट्रिशन है, इज़ इट लिंक्ड विद मेंटल हेल्थ? देखिए जी, एक आप बात याद रखें कि यू आर व्हाट यू ईट। वो एक पर्सनैलिटी है, उनकी बन जाती है, जो आप खाते हैं। मुझे किसी ने फ़ोन किया, किसी बीबी ने, कि जी वो मैं आपसे टाइम चाहिए। तो आप साथ-साथ ये भी बताते चलें कि जितने आपने ज़िक्र किए हैं मुलाकातों के, वो सब बीबियों के थे। नहीं, ये अभी कोई हाँ, अभी एक जी। लड़के का उसका बताया ना हाँ। कि वो एडिटर था। वो उसका आपने नाम नहीं लिया। बताया था मैंने। उसका आपने नाम नहीं लिया, आपने कुछ 4 मुलाकातें कोट की हैं, ख़ास तौर पे आपने कॉलेज भी एक कोट किया है और सभी ख़वातीन हैं। आप मैंने आपको कहा कि आपका रोमांटिक जो इंडेक्स है, वो कहाँ पे खड़ा है आजकल? वो आप इस पे बात उसका भी बाद में जवाब है। अच्छा, मुझे वो कहती हैं कि जी वो मुझे आपकी क्लिनिक आना है, या तो मुझे आपने बताएँ कि मैं कब आऊँ? तो मैंने कहा बीबी आप किस एरिया से बोल रही हैं? तो उसने कहा जी कि मैं इसका ज़रूरी है बताना कि जी मैं कहाँ से हूँ? आपने इसलिए पूछा होगा कि मैं क्या पहुँच सकता हूँ या हाँ, ये भी एक हो सकता है, एट द बैक ऑफ योर हेड। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा कि बीबी आप किस एरिया से हैं? तो बाकी जो उसकी थी कि भी आपका वेट कितना, हाइट कितनी? तो कहती थी ये ज़रूरी बताना कि मैं किस एरिया से। तो मैंने कहा देखिए, मैं जिसका भी वेट लॉस के लिए जाता हूँ ना, या वेट उसके, तो मैं सबसे पहले उसका एरिया पूछता हूँ। देखो, ये बड़ा इट इज़ वेरी वेरी क्लोज़ली लिंक्ड। आपका एरिया और आपका वज़न, 2 चीज़ें। आप अंदरून शहर में तो आपकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे। आप डिफेंस में हैं तो आपकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे। आप मॉडल टाउन में हैं तो हो सकता है आपके डिफरेंट हों। आप गुजरांवाला से तो आपके डिफरेंट होंगे। आप किसी और एरिया से होंगे तो आपके डिफरेंट हो। तो वो उससे हम देखते हैं कि जेनेटिकली कितने प्रीडिस्पोज़्ड हैं। लाइक एक बंदा अंदरून शहर थे, उसने लस्सी, दही, मक्खन सारे का सारा देसी रोटियाँ-शोटियाँ, पराठे खाने हैं। तो उनका वज़न कम करना जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज़्ड है, बहुत मुश्किल होगा।
ठीक है। अच्छा नहीं, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये भी आती है कि अगर उनके खाने-पीने का अंदाज़ और तरीक़ाकार ज्योग्राफिकल टेरिटरी तक महदूद है, तो इसका मतलब है कि जो उनकी मेंटल हेल्थ है, या हमारे मुल्क में या दुनिया में, वो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज़ के मुताबिक डिफरेंट एरियाज़ की मेंटल हेल्थ भी डिफरेंट होगी, इफ दिस इज़ लिंक्ड विद मैं आपको मैं रिसर्च बताऊँ, शायद मैं पहले भी इसको कर चुका हूँ और रिपीट करना भी अजीब-सा लगता है कि अमेरिका में इस वक़्त जो है वो 70% के करीब लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं, ठीक है? ओबेसिटी का मतलब है कि आपकी जेनेटिक म्यूटेशन हो रही हाँ जी। है ना? कि लाइक अगर मैं मोटा हूँ तो मेरे बच्चे मोटे होंगे ही होंगे, अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसका बहुत ही कुछ शदीद बंदोबस्त करूँ। और जब ओबीस लोग जो हैं, ओबीस लोग जब मोटे होते हैं, बहुत सारे मोटे लोग जो हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उनके साथ जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो शुरू हो जाते हैं। और मेंटल इश्यूज़ कहाँ से रिलेट करते हैं? इसके साथ। ये कहाँ से शुरू होता है? आपके फैट्स के साथ। फैट्स के साथ क्या होता है कि फैट्स के साथ आप अ, जो बीमारियाँ आपको लगेंगी, लाइक उसमें हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएँगे, आप डायबिटिक हो जाएँगे, आप हार्ट अटैक के मरीज़ हो जाएँगे। और जब हाइपरटेंसिव हो जाएँगे, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी डिसीज़न मेकिंग बेहतर नहीं होगी। आप चिड़चिड़े होंगे, लड़ाके होंगे, अग्रेसिव होंगे। तो वो क्या है कि बच्चों में वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। और इवेंचुअली क्या होता है कि जब मोटे लोग, मैं पहले भी कहता हूँ हमेशा कि मोटे लोग, माफ़ी के साथ भाईजान, जो मोटे हैं, कि मोटे लोग जो हैं वो कोई बहुत बेहतर फैसले नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकली वो जो फिट नहीं होते, और फिट इसलिए नहीं होते कि मेंटली फिट नहीं होते, और मेंटली इसलिए फिट नहीं होते कि फिज़िकली फिट नहीं हुई, और फिज़िकली फिट इसलिए नहीं होते तो मेंटली जो है वो अपने इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने टेस्ट बड्स पे, या अपनी वो जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, या अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं। तो इसलिए दिस इज़ वेरी क्लोज़ली लिंक्ड टू एरिया और आपका जो, तो मेंटल हेल्थ जो है, आप देखिए, आप जो डिप्रेशन के लोग हैं, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ दे दोगे कि जो बिल्कुल ही उनको मज़ीद डिप्रेस कर दे, या शिज़ोफ्रेनिया के लोग जो हैं, उनको अगर आप मीठा दे दें, चीनी दे दें, शक्कर दे दें, मिठाइयाँ खिला दें, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएँगे, या ज़्यादा वो हाइपर हो जाएँगे, और हो सकता है कि वो कहीं पे डिलीरियस हो जाएँ, कहीं उनको फिट्स मारना शुरू हो जाएँ, कहीं न कहीं वायलेंट हो जाएँ, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एग्रेशन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है। उनको टोन डाउन करने के लिए हम वो ऐसे उनको देते हैं कि ताकि इनका जो लेवल है उसका, मेंटेन रहे। हाँ, वो मेंटेन। अच्छा, ये रिसेंट हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे लाहौर में, इस्लामिक जो रेडिकल डेमोंस्ट्रेशंस हुई, और वो बड़े हाइपर एक्टिव लोग थे, और उनका एक्सप्रेशन बड़ा वाइल्ड था। दो दे वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलीजन, एंड दे मस्ट नो लॉट बेटर देन द नॉर्मल पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी। लेकिन उनका एक्सप्रेशन इतना वाइल्ड है, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो माइंडसेट है, वो इतना एग्रेसिव है कि आप समझते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है और जो इनकी मेंटल हेल्थ है, इसका इस मज़हब के हवाले से भी इसको लिंक जोड़ सकते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? ये बातचीत पे क्यों नहीं आते, और ये वाइल्ड एक्शंस को अवॉइड क्यों नहीं करते? देखिए जी, इसका ऐसा ही तो कोई डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं है न्यूट्रिशन के साथ, क्योंकि जत्थे हैं, 1 बंदा हो, 2 बंदे हो, 10 बंदे हो, आप कह सकते हैं कि अच्छा जी, चलो जी, ये इनमें से ये हो सकता है। देखिए, ये चीज़ें सारी स्पॉन्सर्ड होती हैं। मज़हब को किस तरीके से हमने बेचना है, मज़हब सबसे आसान बिकने वाली चीज़ है, और वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाहिलियत होगी, मज़हब वहीं पे सबसे ज़्यादा बिकेगा ना, क्योंकि मज़हब आपको देता है, एक सीधा रास्ता दिखाता है, आपके मॉरल्स को बेहतर करता है, आपको एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क देता है, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारने में। एक जो डिवाइन एक रास्ता है, आपको उस पे चलने के लिए कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मज़हब की मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब मज़हब की आप मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, हम उनको पॉलिटिकल उसके लिए ताकत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उनको मिसयूज़ करेंगे, उनको एक केले की तरह इस्तेमाल करेंगे, केला खाया और छिलके की तरह फेंक दिया।
ये सबको पता है कि इनको कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन रोक सकता है। और ये हमेशा से लोग जो हैं हमारे एज़ एज़ मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़लाँ उसको इस्तेमाल कर रहा है, फ़लाँ उसको इस्तेमाल कर रहा है। जिसने भी आया है उसने मज़हब का चूरन बेचा है। चाहे वो भुट्टो साहब थे, चाहे वो ज़िया साहब थे, चाहे थोड़ा-सा बीच में आया उनका परवेज़ मुशर्रफ साहब का, इवेंचुअली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो भी आए हैं, इवन के खान साहब ने भी उसको आ गए, तस्वीरों पे आ गए, तो मज़हब को सबने बेचा है। जब तक आप मज़हब को बेचना बंद नहीं करेंगे, उनको उनके उनके जो है उनको एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये होता फिर ये देखिए ये कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है। इतने लोगों का आ जाना, एक वो फैक्टर अपनी जगह पे है। लेकिन एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन क्या है कि कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन ये है कि कितने लोग हैं कि जो यहाँ पे पहुँचे अ, किसी ख़ास जगह को या किसी ख़ास आदमी को बचाने के लिए। किसको बचा रहे थे? वो 2 भाइयों को बचा रहे थे। उनके वो नारे को नहीं बचा रहे थे, उनको बचा रहे थे। उनके लिए उन्होंने क्रिपल करने की कोशिश की, उन्होंने पूरी की पूरी उसको ब डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, उन 2 भाइयों ने। और वो दे आर नोन फॉर दिस काइंड ऑफ एक्शंस। तो ये मेंटल सबको इसका मतलब है कि ये मेंटल सिकनेस की बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है देखिए मैं इन आवर सोसाइटी। नहीं देखिए ये तो मेंटली तो हम फिट हैं ही नहीं। कैसे फिट हैं? 90% ऑफ द पीपल मैं आपको बताऊँ इस मुल्क में शदीद उसका ज़हनी जो है इंतशार का शिकार है। उसमें डिप्रेशन है, उसमें बर्नआउट है, उसमें एंग्ज़ायटी है, उसमें स्ट्रेस है, उसमें टेंशन है। तो किस तरीके से? आपको तो पता ही नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे आपके साथ क्या होगा। आप पैसे अखबार उठाते हैं या आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, आपके तोते उड़ जाते हैं, पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि ये चीज़ इतनी महँगी होगी, इतनी चीज़ महँगी होगी। तो भाई क्या होगा? जब मेरे रिसोर्सेज़ मेरी फाइनेंशियल पोज़ीशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगा? अपनी फ्रस्ट्रेशंस मैंने कहीं पे निकाल ली। फिर जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इतना गंदा हो, इतना बुरा हो, लोगों को इंसाफ ना मिले, तो वहाँ पे क्या होगा? यही होगा जो हुआ है और ये होता रहेगा। और मेरा ख़्याल है कि ये कोई ऐसी कोई अचंभे वाली चीज़ नहीं है। ये एज़ हम हजूम हैं, कौम तो है नहीं कि हम कहें कि अच्छा जी हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई उस पर्पस के आगे आप आगे लगा लें कि लेकिन उसके पीछे क्या आपके है वो आ, वो आप पे है कि मुझे भी पता है उसके पीछे क्या पर्पस है, मज़हब को किस तरीके से बेच सभी जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं। ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ट्रू ट्रू। चलें, इन द एंड एक क्वेश्चन हमारे फिश जार के लिए। आप एक क्वेश्चन काइंडली लिख के इसमें ड्रॉप कर दें और इसमें से एक निकाल के उसका आंसर कर दें जिसको की। आंसर भी कर इस सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि आपको परफॉर्म करना पड़े। इसको निकाल लो। जी, जी, आप इसमें से जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर कर दें। गाना ना जैसे शॉर्ट आंसर वी कैन से। व्हाट डू यू वांट टू बी इन 10 इयर्स टाइम? देखिए 10 एक तो मैंने उठा ली और क्या करना है? बस बस इसका आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिख के उसमें ड्रॉप कर दें जस्ट। वो नेक्स्ट गेस के लिए होगा। ओके, ओके, ओके। देखिए ये सवाल जो है ना ये तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इस चीज़ के मुतालिक है कि ज़िंदगी कब तक है, कब तक नहीं है ना? तो वो कहते हैं कि इन योर लाइफ 2 डेज़ नेवर कम, वन दैट इज़ गॉन एंड द वन दैट इज़ कमिंग, है ना? तो 10 साल बाद मैं कहाँ पे होऊँगा? मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एक एक होलिस्टिक वेलनेस साइकोलॉजिस्ट के तौर पे जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरी किताबों में हैं, जो आ चुकी हैं, जो एक आने वाली है और जो मेरे अगले जो मैं सोच रहा हूँ जिन पे करना काम, अगर उन पे होता है तो मैं एक एक मेरी कंट्रीब्यूशन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर मैं लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर पाया कि आपकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, आपकी वेलनेस कितनी ज़रूरी है,
आपका सोशल इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में वो कितने ज़रूरी हैं, आपका काइंडनेस का लेवल कितना है, आपकी कंपैशन का लेवल कितना है, आपकी एम्पैथी का लेवल कितना है। तो अगर तो ये मेरा मैसेज पहुंच गया, वो कि नॉन कमर्शियल है, क्योंकि मैं अब देखता हूं कि हर बंदा, हर, अब दूसरा नहीं, ऑलमोस्ट हर बंदा, कई लोगों के लिए तो दिस हैज बिकम लाइक अ डैगर। हैप्पीनेस का वर्ड जो है, पॉजिटिविटी का जो वर्ड है, वो कई लोगों के लिए तो वो एक गाली बन गया है। वो आपको तो वो कहेंगे ये तो सारी बकवास है, कोई चीज़ नहीं, हैप्पीनेस नहीं होती, कोई पॉजिटिव नहीं होती, कोई मोटिवेशन टॉक नहीं होती, कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल बुलशिट। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कामयाब हो जाता हूँ, ये मेरी किताबें कामयाब हो जाती हैं वेल बीइंग की, कि किस तरीके से आप फिजिकली अपने आप को फिट कर सकते हैं, किस तरीके से इमोशनली अपने आप को कर सकते हैं, किस तरीके से मेंटली अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, किस तरीके से स्पिरिचुअली अपने आप को कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल आपकी वेलबींग हो सकती है, किस तरीके से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, स्टेबल कर सकें, किस तरीके से आप एनवायरमेंटली अपने आप को जो है, अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोफेशनली एज ए प्रोफेशनल आपका जो अपना एक बैलेंस है ज़िंदगी में, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके बच्चों में, आपकी ज़िंदगी में, आपके लोगों के किस तरीके से एक बैलेंस जो है, अंधाधुंध जो है वो इस नेवर ए मैड कैट रेस, रैट रेस। तो ये इस रैट रेस को आपने ख़त्म करना है। ये मेरा तो मैसेज हमेशा ये रहा है। यार देखिए, अंगूर खट्टे नहीं हैं। मैंने भी कोशिश की होगी पैसा कमाने की। मैंने भी कोशिश की इन्वेस्टमेंट्स करने की। मैंने भी एज़ प्रोफ़ेशनल बेतहाशा जगहों पे काम किए हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि व्हेन यू रियलाइज़ कि जो सक्सेस जो है वो क्या है क्या बेसिकली? तो क्या सिर्फ़ पैसा कमाना? क्या सिर्फ़ अपने आप को प्रमोशंस लेना? अपने आप को, तो क्या वो आपको, आपके प्राइड को, आपकी ईगो को तो सैटिस्फाई करते हैं, लेकिन आपकी सोल को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस बेसिकली ये कि जो लोग कहते हैं फेम, पैसा, ताकत, ये क्या है? ये आपको सिर्फ़ आपके प्राइड को और आपकी ईगो को जो है वो सैटिस्फाई करते हैं। ये आपकी सोल को, आपके इनर को, आपके कोर को, आपको यहाँ से सैटिस्फाई नहीं करता। True, 100% true. थैंक यू वेरी मच। चलें, thank you so much Khalid sir for giving us some time, and thank you so much viewers for staying with us. If you really like our content, please share, like or subscribe, and see you in next episode. वन लास्ट थिंग, मेरी रोमांटिक लाइफ़ के मुतालिक खबरदार तुम कोई बात की।